हेलो एवरीवन, आज हम रेस जुडिकाटा पढ़ेंगे जो सेक्शन 11 में गिवन है, प्लस ऑर्डर 2 पढ़ेंगे जिसमें रूल 1 एंड रूल 2 आर एसेंशियल फॉर अस और थोड़े केस लॉज. लेट्स गो. सो प्रीवियस लेक्चर में विच आई हाईली रिकमेंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, आप देख के आइए वो लेक्चर, फिर देन यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर मोर अच्छे से. ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा का सिमिलैरिटी प्लस थोड़ा डिफरेंसेस, कि उसमें सिमिलैरिटी क्या है और सिमिलैरिटी कहाँ ख़त्म होकर डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं. तो रेस सब्जुडिस जो हमारे सेक्शन 10 में है और रेस जुडिकाटा जो हमारे सेक्शन 11 में है. रेस सब्जुडिस टॉक्स अबाउट जहाँ पे पहले सूट आपने डाल दिया है जो अभी पेंडिंग है, और फिर जब आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल करेंगे तो वो बार हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस सूट ऑलरेडी पेंडिंग है. रेस जुडिकाटा बात करता है जो आपका ट्रायल बार हो जाएगा, सब्सिक्वेंट सूट बार हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस सूट ऑलरेडी फाइनली होल्ड एंड डिसाइड हो चुका है. तो यहाँ पे इस वेन डायग्राम में विच वी हैव सीन दिस अर्लियर, इसमें एसेंशियल्स टू ब्रिंग अ केस अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 10, जहाँ पे हम बोलेंगे कोर्ट को कि आप बार हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल फुलफिल हो चुके हैं. और कुछ एसेंशियल्स दोनों सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 में सिमिलर है, और थोड़ी जो डिफरेंसेस हैं दैट वी कैन सी इन दिस वेन डायग्राम. तो जो पार्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, और अगर टाइटल सेम है पार्टीज़ का और मैटर इन इशू है वो भी सेम है और कोर्ट कॉम्पिटेंट है. एंड इन द केस जहाँ पे जो प्रीवियस सूट है वो पेंडिंग है और आपका सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ है, तो वो सब्सिक्वेंट सूट बार हो जाएगा किसमें? रेस सब्जुडिस में, विच इज़ आवर सेक्शन 10. और अगर जो प्रीवियस सूट है वो होल्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है तो आपका सब्सिक्वेंट सूट बार हो जाएगा किसमें? रेस जुडिकाटा में, विच इज़ गिवन इन योर सेक्शन 11. तो सेक्शन 11 इज टॉकिंग अबाउट रेस जुडिकाटा. And I always tell people that whenever they are trying to understand something, कि अगर कुछ समझना है तो उस वर्ड को आप ब्रेक करके समझिए. तो रेस जुडिकाटा को भी हम यही करने वाले हैं, हम ब्रेक करेंगे. रेस का मतलब है सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, जो भी सूट आ रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. अगर प्रॉपर्टी का सूट है तो उसका सब्जेक्ट मैटर इज दैट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का सूट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. जुडिकाटा का मतलब है समथिंग which is decided or adjudged. तो अगर हम इसको दोनों को if we combine together it would become a matter which is a subject matter which is decided. तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेक्शन 11, वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे आपका प्रीवियस सूट फाइनली होल्ड एंड डिसाइडेड है और सब्सिक्वेंट सूट आपने फाइल कर दिया है, तो वहाँ पे सेक्शन 11 का बार हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सब सेक्शन 11 टॉकिंग और सब्जेक्ट मैटर विच इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड. और अगर आपको ब्रेक करना है रेस सब्जुडिस को, दैट यू कैन ऑल्सो डू. रेस का जैसे हमने देखा है सब्जेक्ट मैटर, सब्जुडिस इज समथिंग विच इज़ अंडर ट्रायल, तो मैटर अंडर ट्रायल. क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं एक प्रीवियस सूट जो ट्रायल में है, जो पेंडिंग है, और सब्सिक्वेंट सूट आपने फाइल करा है तो वो बार हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस सूट ट्रायल में है, मैटर इन ट्रायल. So in simpler words, the thing has been judged by the court. The issue before the court has already been decided. Issue हमने जैसे कि पहले देखा था, issue is a fact और a legal position which is asserted by one party, कि one party assert करेगी, बोलेगी, affirm करेगी कि यही fact है, यही legal position है, और दूसरी पार्टी उसको deny करेगी, उस legal position को, उस factual matrix को, उस factual position को वो deny करेगी दूसरी पार्टी. तो when a fact or a legal position is asserted by one and denied by another, that becomes an issue. तो the issue before a court has already been decided by another court. आपका पहला वाला कोर्ट, फॉर्मर कोर्ट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड द इशू, एंड व्हेन द सेम पार्टीज इज ब्रिंगिंग दैट सेम मैटर इन इशू इन अनदर कोर्ट, दैट विल बी बार्ड बाय सेक्शन 11 क्योंकि रेस जुडिकाटा लग जाएगा. तो हेंस द कोर्ट विल डिसमिस द केस एज इट हैज बीन डिसाइडेड बाय अनदर कोर्ट. तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11, इफ आई वांट टू like tell you this in one line, it would be a matter that has been adjudicated by a competent court not to be pursued further by same parties under the same title. जो अभी बताया वही सेम चीज़ है, जो एक competent court डिसाइड कर चुका है जो मैटर ऑलरेडी, वो सेम पार्टीज वही सेम टाइटल के साथ वही सेम मैटर इशू लेके दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकती. अब जो सेक्शन 11 का जो डॉक्ट्रिन है विच इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट. दैट इज़ आपको जो जजमेंट है उसको आपको कंक्लूसिव मानना चाहिए. एंड दिस डॉक्ट्रिन इज़
also known as this rule of conclusive of judgment, and it is based on three maxims, legal maxims. जो कौन कौन है? नीमो डेबिट बेस विक्सारी प्रो उना एट इयाडम कॉजा. सेकेंड है इंटरेस्ट रिपब्लिका उट फिनिस लिटियम. थर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वरीटेट एसिपिटियर. तो जो हमारा फर्स्ट है, टॉक्स अबाउट दैट नो पर्सन शुड बी डिस्प्यूटेड ट्वाइस फॉर द सेम रीज़न. तो जैसे हमारा रेस जुडिकाटा का है कि जो डिस्प्यूट ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है फॉर्मर कोर्ट में, आप उसको सब्सिक्वेंट कोर्ट में नहीं लाएंगे, क्योंकि ये इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी क्या कहती है? नो पर्सन शुड बी डिस्प्यूटेड ट्वाइस, कि एक पर्सन के साथ दो बार डिस्प्यूट में नहीं करने जो सेम चीज़ जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है. And it is in the state interest that there should be an end to a litigation. State obviously चाहेगी कि litigation जो disputes हैं वो end हो जाएं, वरना इतने ज़्यादा litigation आ जाएंगी that judiciary will fail, which it already is in so many terms. But let's go back to section 11. A judicial decision must be accepted as the correct decision. Again, जो इसको हमने बोला कि doctrine of res judicata is also known as rule of conclusive of judgment, ये यहाँ पे reflect हो रहा है by saying कि judicial decision must be accepted as the correct decision. इसीलिए आपका अगर former court decide कर चुका है, resolve कर चुका है, आप subsequent court में नहीं जाएंगे. और जो आप अपील वाला concept अभी सोच रहे हैं कि अपील में तो लेकिन हम जाते हैं, वो concept दूसरा है. अगेन वी विल स्टडी दैट टू. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम कि दिस पर्सन ए स्यूज दिस पर्सन बी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई टर्म्स एंड कंडीशन रही होंगी, बी ने फॉलो नहीं करी तो ए ने उसको स्यू कर दिया. तो जब फॉर्मल सूट, जो पहला सूट था, उसमें वो डिसमिस हो गया. डिसमिस माने तो कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया, कोर्ट ने बोला बी ने कोई ब्रीच नहीं करा या कोई वो डैमेज नहीं देगा. तो फिर ए इससे हताश होकर उसने क्या किया? सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया अनदर अगेंस्ट पर्सन बी फॉर द सेम मैटर इन इशू, दैट इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उसका क्लेम क्या था? डैमेजेस चाहिए उसको. नाउ द सब्सिक्वेंट सूट शैल बी बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. व्हाई? क्योंकि अभी हमने पढ़ा बिकॉज बी शैल नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर द सेम कॉज. वेक्स्ड का मतलब है परेशान. बी को एक ही कॉज के लिए हम परेशान नहीं करेंगे. यहाँ पे हमने पढ़ा इन डॉक्ट्रिन दैट नो पर्सन शुड बी डिस्प्यूटेड twice for the same reason. Same thing. Next, now we have multiple conditions for the application of res judicata. अगर आपके को किसी subsequent सूट में आप गए हैं, एक पार्टी फॉर्मल सूट जो एडजुडिकेट हो चुका है वो सब्सिक्वेंट सूट में लेके गई है, तो दूसरी पार्टी क्या बोलेगी कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो ये कोर्ट बार है टू हियर दिस केस, दैट नो ट्रायल विल टेक प्लेस. तो अगर आपको ये बार लाना है तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. ये हैं 6 कंडीशंस. फर्स्ट है देयर मस्ट बी 2 सूट्स. वेरी सिंपल, वन फॉर्मर सूट एंड अदर सब्सिक्वेंट सूट. ऑब्वियसली आप सब्सिक्वेंट सूट में ही रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन लेके जाएंगे, बोलेंगे कि बार है ये जो जज कोर्ट में. सेकेंड है द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. कि जो आप सब्सिक्वेंट सूट में जा रहे हैं, दैट सूट फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू हियर दैट सूट, जो सब्सिक्वेंट में सूट में जा रहे हैं. अब यहाँ पे अपील वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपील में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली द फॉर्मर कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू हियर दैट अपील विच यू आर गोइंग टू अ हायर कोर्ट. ये हम देखेंगे अभी. Third is the parties to the suit or the parties under whom they or any of them claim must be same in both the suits. जो आपका third, fourth and first, these conditions are very similar to res sub judice. उसमें भी सेम पार्टीज था, उसमें भी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो भी सेम है, who are claiming under those same parties only. एंड टाइटल सेम होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन. फिफ्थ कंडीशन इज टू मैटर डायरेक्टली एंड substantially in issue. It's not subsequently, it's directly and substantially. I would correct it later. An issue must be same either actually or constructively in both the suits. अब आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका मतलब क्या है नेक्स्ट स्लाइड में. द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, अगेन गलत लिखा है मैंने, सब्सटैंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बिन
heard and finally decided by the court in the former suit. अब कुछ जहाँ पे similarities ख़त्म हो जाती हैं res sub judice से. res sub judice में जो आपका previous suit है that is pending. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपका matter directly and substantially in issue है वो heard and finally decided होगा. That is already adjudicated upon कि court decision दे चुकी है. तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है. मैं हर कंडीशंस पे वन बाय वन जाऊंगा, तो आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इन सब कंडीशंस को. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू कंडीशन 1. So condition 1 is that there must be 2 suits, one former suit and other subsequent suit. तो आप बोलेंगे कि जो हमारा सूट है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, दूसरा अगर मैं वही सेम सूट दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाऊं तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे वो वैलिड नहीं है क्योंकि रेस जुडिकाटा लग जाएगा. बट इन अ सिनेरियो जहाँ पे मैं अपील डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट ले जाता हूँ, जो लीनियर एक्सटेंशन होता है एक सूट का, लेकिन वो तो वैलिड है. ऐसा क्यों? वो इसलिए वैलिड है क्योंकि द कोर्ट, सेकेंड कंडीशन में हमने पढ़ा, द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. नाउ the appeal which is going to high court, अब जो district court है it is not competent to hear whatever has gone to high court, जो कि कंडीशन बोल रही है कि वो competent होना चाहिए कि must the court which decided the former suit must be competent to try the subsequent suit. लेकिन हाई कोर्ट पे अपील जा रही है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑब्वियसली वो अपील सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है. तो इसकी वजह से जो लीनियर एक्सटेंशन है एक सूट का विच इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दैट इज़ अलाउड. क्योंकि जो हाई कोर्ट में केस सुन रहे होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस सुन नहीं सकता क्योंकि इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट. एंड दी अदर पार्ट वेयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 में आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू हियर दिस वट एवर केस यू आर टेकिंग टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2. जो भी आप केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 में ला रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 1 सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा क्योंकि दिस कंडीशन इज बीइंग सैटिस्फाइड. ठीक है. और यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंट कंडीशन है. हमने रेस सब जुडिस में देखा कि जो हमारे 2 सूट्स हैं, एक प्रीवियस सूट होना चाहिए जो पेंडिंग हो और एक फॉर्मर सूट होना चाहिए जो हमारा बार हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रीवियस सूट पेंडिंग है. अब हम यहाँ पे सूट की बात कर रहे हैं, बट रेस जुडिकाटा में हम सिर्फ सूट की बात नहीं करते हैं, हम इश्यूज़ की बात भी करते हैं. कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो सूट फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो गया है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप उसको लेके दूसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे और ऐसा कोर्ट जो हमारा फॉर्मर कोर्ट उस सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं हो सकता. बट not but as an extra thing which you need to see is section 11 also is applying to issue. मतलब सूट में तो अप्लाई हो रहा है कि फॉर्मर सूट आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन सपोज आप डिस्ट्रिक्ट 1 कोर्ट 1 में एक पूरा केस लेके गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 में आपने इश्यूज़ तो सपोज यहाँ पे इशू 1 2 3 लेके गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 में आप इशू 1 2 3 एंड 4 लेके गए, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस जुडिकाटा इशू 1 2 3 में लगेगा, 4 में नहीं लगेगा, लेकिन 1 2 3 में लगेगा. क्यों? क्योंकि रेस जुडिकाटा कैन ऑल्सो अप्लाई टू इशू सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेस्ड. कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, कि कोई ऐसा इशू भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगा जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है प्रीवियस सूट में. तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे सूट इशू 1 2 3 है, यहाँ पे इशू 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 इश्यूज़ जो थे उसमें रेस जुडिकाटा लगेगा. हमारा सेकंड कंडीशन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. तो जनरल रूल क्या है, इफ़ द फॉर्मर कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट तो नो रेस जुडिकाटा. कि अपील वाले केस में हमने देखा कि जो फॉर्मर कोर्ट है विच इज़ माई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट जो मैं अपील लेके गया हूँ हाई कोर्ट में, तो इसलिए रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा. बट एक एक्सेप्शन है इस रूल में. एक्सेप्शन क्या है, इफ़ द फॉर्मर कोर्ट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन. लिमिटेड जुरिस्डिक्शन मतलब उस कोर्ट को एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन ही अलॉट की गई थी. सपोज फैमिली कोर्ट या फिर उसको एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एज टू पिक्यूनरी मैटर्स भी हो सकता है कि उसको
मॉनेटरी वैल्यू में सपोज 20 लाख to 2 करोड़ तक की पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन मिली थी, तो बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड जुरिडिक्शन अगर वो है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। कि अगर फॉर्मर कोर्ट कैन ओनली ट्राई पर्टिकुलर मैटर, फॉर एग्जांपल फैमिली कोर्ट्स, अगर कोई फैमिली कोर्ट्स कैन हैंडल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फैमिली, बट अगर वो एक्सटेंड कर रहे हैं सपोज डोमेस्टिक वायलेंस पे या फिर कोई ऐसा और सिविल मैटर हो सकता है, ये हमारे थोड़ा क्रिमिनल हो गया, बट उस पर फैमिली कोर्ट दे कैन नॉट डिसाइड ऑन। तो अब उन सिचुएशन पे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड जुरिस्डिक्शन अगर कोई फॉर्मर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट हो रहा है तो वो एक्सेप्शन होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा उसकी सिचुएशन में। थर्ड है द पार्टीज इन द सूट और द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम मस्ट बी सेम इन बोथ द सूट्स। तो पार्टी सेम होनी चाहिए हमारे प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट सूट, हम इसको फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट बोल रहे हैं अब तक। तो सेम पार्टीज और पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर दे क्लेम, ठीक है, लिटिगेटिंग अंडर देम मतलब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सपोज कोई फादर है, ही डाइड, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सो एंड सो केस, तो उसका सन उसकी जगह रिप्रेजेंट कर सकता है उसको, तो दैट पार्टी इज लिटिगेटिंग अंडर देम एंड क्लेमिंग अंडर देम, तो उसको LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोल देता है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हमारी फोर्थ कंडीशन है द पार्टीज, जो हमारी सेम पार्टीज चल रही हैं, इन द बोथ सूट्स मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल। अब सेम टाइटल का कॉन्सेप्ट इज थोड़ा मोर वास्ट देन यू माइट थिंक। Suppose if person A files a suit against person B, then what is the title of both the parties? कि A का टाइटल क्या है, B का टाइटल क्या है। हम एक सिचुएशन सपोज करते हैं कि जहाँ पे A हमारा टेनेंट है, मतलब जो रेंट पे रह रहा है, B हमारा ओनर है जिसके यहाँ A टेंट पे रह रहा है। मैंने यहाँ पे A और R ले रखा है, सपोज A एंड R ही रखते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो R हमारा टेनेंट है इस सिचुएशन में, R नॉट B। R टेनेंट है जो रेंट पे रह रहा है, A ओनर है, A ओनर है जिसके अंडर रेंट पे R रह रहा है। तो A ने डिस्पोजेस कर दिया R को, मतलब एविक्ट कर दिया, निकाल दिया R को। तो R ने क्या किया, फाइल अ सूट अगेंस्ट A। तो पर्सन R कैन फाइल बिकॉज देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या था कि उसको डिस्पोजेस कर देता, उसको निकाल दिया था, और R ने बोला कि मेरा राइट टू पोजेशन है, क्योंकि कोई भी लीज रही होगी या फिर रेंट एग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमें इतने टाइम तक ये रिलेशनशिप चलते रहना है, कंटिन्यू करना है। उससे पहले ही अगर लेकिन A ने निकाल दिया R को, तो R का कौन सा कॉज ऑफ एक्शन है कि उसका राइट टू पोजेशन वॉयलेट हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इज राइट टू पोजेशन and title is that legal capacity of the party with respect to such subject matter of the suit। अब यहाँ पे legal capacity क्या है, R की legal capacity है ऑफ टेनेंसी एंड पोजेशनरी टाइटल, कि वो ओनरशिप नहीं मांग रहा है, वो ओनर है ही नहीं, वो सिर्फ अपने टेनेंसी या पोजेशनरी राइट को इन्फोर्स कराने का ट्राई कर रहा है। तो उसका टाइटल क्या है, एज अ टेनेंट है उसका टाइटल। देयरफॉर टाइटल चेंजेस विद सब्जेक्ट मैटर, कि अगर सब्जेक्ट मैटर दूसरा होता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ही राइट टू पोजेशन की बात हो रही है, इसीलिए उसका पोजेशनरी टाइटल है, इसलिए उसका टेनेंट टाइटल है। अगर कोई और सब्जेक्ट मैटर होता तो उसका टाइटल भी डिफरेंट होता। सपोज RNA इनकी वो टेनेंट एंड ओनर वाला रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन वो ब्रदर्स भी हैं जिनका एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में दूसरा सूट चल रहा है जो ये ओनरशिप के लिए लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसके लिए ओनरशिप इनका इशू है, तो इनका टाइटल क्या हो गया, ओनर्स का टाइटल हो गया। तो पार्टी सेम है लेकिन टाइटल डिफरेंट है इन सिचुएशन में, इसलिए टाइटल भी सेम होने चाहिए फॉर द रेस जुडिकाटा टू अप्लाई। सब्जेक्ट मैटर इज द लीगल राइट विद रिस्पेक्ट टू विच द सूट इज फाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट टू पोजेशन का उल्लंघन हुआ था, तो हमारा राइट टू पोजेशन वो सब्जेक्ट मैटर। लीगल राइट कैन बी अ पर्सनल राइट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू वर्शिप। अगर सपोज मैं एक टेम्पल में जाता हूँ, मुझे निकाल दिया गया कि दे आर टेलिंग मी दैट आई एम फ्रॉम दिस सो एंड सो कास्ट, इसलिए मैं एंटर नहीं कर सकता, तो मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, राइट टू वर्शिप। वो उल्लंघन हुआ है मेरा, तो उसका अब मेरा सब्जेक्ट मैटर राइट टू वर्शिप हो गया। ठीक है, और उसमें मेरा टाइटल ये हो सकता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी सिविल लिबर्टीज़ हैं जो आपने हर्ट करी हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस सिनेरियो में। बट यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। पर्सनल राइट के ऊपर हो सकता है, प्रोप्राइटरी राइट के ऊपर हो सकता है, मतलब राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी,
as in right to possession, right to passage, right to ownership. Property can itself be a subject matter. अब इस illustration में देखिए कि person A infringes the privacy of person B, तो यहाँ पे subject matter क्या है? Right to privacy. Next illustration है person A dispossesses person B from his property, तो right to possession is the subject matter here. ठीक है, अब हमारा कंडीशन 5 है, द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे गलत लिखा है, इट इज सब्सटैंशियली इन इशू, मस्ट बी सेम ईदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली इन बोथ द सूट्स की। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 5 भी है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की, अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए दोनों सूट्स में। अब डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली हमने रेस सब्जुडिस में पढ़ा था, इसलिए आई एम टेलिंग यू शुड गो लुक दैट वीडियो अप एंड देन कम हियर, बट मैं दोबारा बता दूंगा आपको। पहले हम मैटर इन इशू देखते हैं कि कोई भी फैक्ट होता है या कोई भी लीगल पोजीशन होती है, एक पार्टी एसर्ट करती है, एक पार्टी बोलती है कि यही लीगल पोजीशन है या यही फैक्ट है, और दूसरी पार्टी उस फैक्ट को या उस लीगल पोजीशन को डिनाई करती है, तो उसकी वजह से एक इशू आता है। अब वही मैटर इन इशू इज ऑल द फैक्ट्स व्हिच आर एसेंशियल टू प्रूव और डिसप्रूव द टाइटल ऑफ द पार्टी। टाइटल इज a legal capacity with respect to the subject matter। तो यहाँ पे एक illustration है कि मैंने यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी का सक्सेशन है उसके पेडिग्रीज बना रखे हैं। तो फादर के 2 सन है S1 S2, तो यहाँ पे फादर ने हुआ क्या, विल से ए को पूरी 1/2 प्रॉपर्टी चली गई, S1 के पास 1/4 था, S2 के पास 1/4 था। तो यहाँ पे केस करा S1 ने, फाइल द केस अगेंस्ट A एंड S2, और कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि वॉयलेशन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन, कि उसने ये बोला कि जो A के पास प्रॉपर्टी गई है वो गलत तरीके से गई है, कि जो विल था F का, जब व्हेन ही डाइड देयर वाज प्रॉब्लम विद दैट विल। तो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। टाइटल क्या हुआ, S1 बोलना चाह रहा है कि उसमें मेरा राइट है, उसमें मेरी ओनरशिप है, तो टाइटल इज ऑफ ओनरशिप। मैटर इन इशू क्या है, वेदर द विल वाज प्रॉपर, वेदर सक्सेशन डन प्रॉपरली। तो आपको इससे मैंने पूरा बता दिया कि सूट में क्या क्या रिलेवेंट चीज़ें हैं और वो आपको कैसे फाइंड करनी है फ्रॉम द फैक्चुअल मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो व्हेन S1 विल प्रूव दिस इश्यूज, अगर वो प्रूव कर देगा तो वो अपना वो टाइटल ऑफ ओनरशिप प्रूव कर देगा। कमिंग बैक टू अगेन दिस डेफिनेशन, ऑल द फैक्ट्स व्हिच आर एसेंशियल टू प्रूव और डिसप्रूव द टाइटल ऑफ द पार्टी आर मैटर इन इशू। तो मैटर इन इशू 2 टाइप के होते हैं, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, यहाँ पे मैंने सही लिखा है, मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू, सॉरी एंड इंसिडेंटली इन इशू, 2 टाइप्स के होते हैं। तो टेस्ट क्या है, हाउ टू डिटरमाइन व्हेन द मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू एंड हाउ टू डिटरमाइन व्हेन द मैटर इज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, रादर इट इज कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। देखो, इफ इट इज पॉसिबल टू डिसाइड द सूट विद फाइनलिटी विदाउट डिसाइडिंग दैट मैटर व्हेन इट इज कोलैटरली इंसिडेंटली इन इशू। देखो, अगर मैंने कोई सूट में फाइनलिटी के साथ डिसाइड कर दिया कि उन्होंने प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा मैटर है जो कोलैटरली और इंसिडेंटली था, उसको रिजॉल्व करे बिना मैंने सूट को फाइनलिटी से डिसाइड कर दिया, तो मतलब वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इशू नहीं था। ठीक है, and if it is possible, if it is not possible, then directly and substantially an issue। ठीक है, again I am reading it, if it is possible to decide the suit with finality without deciding that matter, then it is collateral and incidentally an issue। कि अगर मैंने सूट को फाइनलिटी के साथ डिसाइड कर सकता हूँ विदाउट रिजॉल्विंग दिस मैटर, ठीक है, तो ये मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू हो गया। बट ऐसा कोई मैटर है जिसके रिजॉल्व करे बिना मैं जजमेंट नहीं दे सकता, तो वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हो जाता है। देन व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन 4 लिखा है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, इफ अ मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, दैट इज एनी मैटर जिसको मैं बिना डिसाइड के सूट को फाइनलिटी से डिसाइड या एडजुडिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, इफ सच अ मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू बट दैट इज नॉट रेज्ड बाय एनी ऑफ द पार्टीज इन फॉर्मर सूट, ठीक है, और वो सब्सिक्वेंट सूट में ला रहे हैं,
आप खुद ही सोचिए इसमें कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्टीज जानबूझ के कहीं पता पूरा मैटर इशू नहीं रेस कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है विच पार्टीज दैट दिस मैटर द पार्टीज टू सूट माइट और ऑट टू हैव रेस, दे ऑट टू हैव रेस्ड, जो उनको रेस करना चाहिए था उन्होंने लेकिन रेस नहीं किया, then it will be deemed as raised, heard and finally decided in former suit. That is also known as res judicata by implication. बेसिकली क्या कहना चाहता है कि पार्टी को जो पूरे जितने भी ग्राउंड ऑफ अटैक हैं, कितने भी ग्राउंड ऑफ डिफेंस हैं, जितना भी मैटर इन इशू हो सकता है, वो एक ही साथ एक केस का एक ही साथ फॉर्मर सूट में लाना है। आप सब्सिक्वेंट सूट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वी विल डीम इवन इफ यू हैवंट रेज्ड इट, वी विल डीम कि यू हैव ऑट, सिंस यू हैव ऑट टू हैव रेज्ड इट, तो आपने रेज किया होगा। तो दिस इज रेस जुडिकाटा बाय इम्प्लीकेशन। ये रीजन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू कंपेल बोथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट टू टेक ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस विच वर ओपन टू हिम, कि मतलब जितना पूरा सूट था ना, जितना पूरा केस था, वो एक ही साथ सूट में लाए। ऐसे ना करें कि इसमें ये मैटर रेस कर दे, दूसरा सूट कर दे, वहाँ पे दूसरा मैटर रेस कर दे, तो इसमें मल्टीपल लिटिगेशन हो जाएंगे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी एंड इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड ऑल द डॉक्ट्रीन्स विच आई टोल्ड यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों को ही सारा सूट, जितने भी अटैक हैं, प्लेंटिफ के जितने भी अटैक हैं और डिफेंडेंट के जितने भी डिफेंस हैं, सारे साथ में लाने हैं। ठीक है, अगर नहीं लाए और वो मैटर थे डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू उस केस को एडजुडिकेट करने में, तो हम ये डीम कर लेंगे कि द पार्टीज टू सूट माइट एंड ऑट टू हैव रेज एंड वी विल डीम दे आर रेज्ड एंड होर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन फॉर्मर सूट। जब ऐसा हमने डीम कर लिया है कि वो उनको रेज किया गया था और वो होर्ड एंड फाइनली डिसाइड भी हो चुके हैं, तो इसका मतलब उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा। Then sixth condition or final condition, the matter directly and subsequently in issue in the subsequent suit. Again, it is wrong. The matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided by the court in the former suit. हमने res sub judice में ये बात की थी कि जो former suit है हमारा वो pending है, इसमें वो adjudicated है, मतलब decided है। और decided कैसे है? Heard and finally decided. Heard का मतलब क्या है? Obviously कि कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ दी टू प्रूव देयर एविडेंसेस, टू ब्रिंग देयर ग्राउंड्स, टू ब्रिंग देयर अटैक्स और डिफेंसेस एंड कोर्ट विच द एविडेंसेस जो दोनों पार्टीज लाई थी, द कोर्ट टुक ऑल दोज एविडेंसेस इनटू कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द केस। ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड करते टाइम उन सब एविडेंसेस को जो वो ब्रॉट बाय द पार्टीज, उनको कोर्ट ने कंसिडरेशन में लिया है हर्ड में। और फाइनली डिसाइडेड वाले पार्ट में क्या है? एंड ऑन सच एविडेंसेस ड्यूरिंग दैट कंसिडरेशन कोर्ट हैव अप्लाइड इट्स जुडिशियल माइंड टू रीच टू अ डिसीजन। ठीक है, उस मैटर पे कोर्ट ने जुडिशियल माइंड डिसाइड लगाया है, अप्लाई करा है एंड नथिंग मोर इज पेंडिंग टू बी डिसाइडेड। और उसके अलावा कुछ नहीं बचा कोर्ट में डिसाइड करने के लिए, तो दैट विल सी एज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ठीक है, एंड देन व्हेन दीज ऑल कंडीशन, दी 6 कंडीशन विच आई टॉक टू यू अबाउट, व्हेन दे गेट सेटिस्फाइड, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू ट्राई फर्दर सूट। को सब्सिक्वेंट कोर्ट में वो सूट नहीं ट्राई हो सकता, उस पर बार है कंप्लीट। वाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन। तो कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट हो गया है उस सूट को ट्राई करने में, क्योंकि सेक्शन 11 बार लगाता है ऑन दैट सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, हमारा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977, वेरी स्मॉल केस। नवाब हुसैन जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो नवाब हुसैन को अपॉइंट करा गया था एसआई के द्वारा। ठीक है, सॉरी, एसआई खुद नवाब हुसैन है, आईजी के द्वारा अपॉइंट किया गया था। एंड जनरली एसआई को आईजी ही अपॉइंट करता है, और लेकिन उनको अपॉइंट आईजी नहीं करा था, लेकिन उनको डिसमिस किसने किया था? डिप्यूटी आईजी, डीआईजी ने किया था। तो हुसैन फाइल्ड अ रिट सेइंग ही वाज डिनाइड द राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि उसने बोला कि दे डिडंट लेट मी स्पीक माय साइड ऑफ द स्टोरी, कि आई वाज नॉट हर्ड, और अगर मेरे को हियर नहीं किया गया तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है। एंड हुसैन तो, लेकिन ये पिटीशन डिसमिस कर दी गई। ठीक है, तो हुसैन फाइल्ड अनदर सूट saying I was appointed by IG and dismissed by DIG। तो आर्टिकल 311 के हिसाब से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से, जो अथॉरिटी
जो डेजिग्नेशन वाली अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है उससे लेस डेजिग्नेशन वाली अथॉरिटी आपको डिसमिस नहीं कर सकती। इधर वो जिसने आपको अपॉइंट किया है वो डिसमिस करेगी वो अथॉरिटी उस डेजिग्नेशन वाली, या फिर हायर डेजिग्नेशन वाली डिसमिस करेगी। लेकिन यहाँ पे एसआई को आईजी ने अपॉइंट किया बट डीआईजी ने डिसमिस किया, तो ये आर्टिकल 311 का उल्लंघन है। बट हुसैन पहले सूट में नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पे गए थे कि उन्होंने बोला कि दे डिडंट लेट मी स्टेट माई साइड ऑफ स्टोरी कि आई वॉज नॉट हर्ड, तो ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। इस पे वो सूट पे गए थे, इस ग्राउंड पे सूट पे गए थे। तो वो सेकंड सूट जो वो फाइल करना चाह रहे हैं इस ग्राउंड पे आर्टिकल 311 के, कैन ही डू दैट, टेल मी कैन ही डू दैट। अभी हमने पढ़ा कि सारे ग्राउंड्स जितने भी अटैक्स हैं वो सारे साथ में लाने हैं, एंड अगर नहीं लाए हो तो जो भी grounds हैं which the parties ought to and might have raised, they will be deemed to have been raised, heard and finally decided। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों ग्राउंड है हम मान लेंगे कि वो पहले सूट में सुन लिए गए हैं और वो सूट डिसमिस हो चुका है। तो इसलिए जो इशू था वेदर सूट बार्ड, तो जजमेंट में आया नहीं, येस इट इज़ बार्ड क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। सूट 1 में उसने दूसरा ग्राउंड क्लेम किया, सूट 2 में उसने दूसरा ग्राउंड क्लेम किया, जो कि उसको सूट 1 में ही ग्राउंड क्लेम करना चाहिए था, ग्राउंड स्टेट करना चाहिए था, बट उसने नहीं किया, तो इसलिए सूट 2 पे बार है। नेक्स्ट केस इज इफ्तिहार अहमद वर्सेस साहिद मेहराबिन अली 1974। तो यहाँ पे केस के फैक्ट्स थोड़े इस हिसाब से हैं कि एक मॉर्गेजर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में डाली कि, और एक मॉर्गेजी जिसने मॉर्गेजी की प्रॉपर्टी ली और उसको थोड़े पैसे दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ दैट मॉर्गेज, ठीक है। तो जो मॉर्गेजर था जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी थी वो था मलतुब इन निल्ला, ठीक है, उसका सन इफ्तिहार अहमद था। तो प्लेंटिफ कौन कौन है? इफ्तिहार, के फातिमा एंड एम अली। के फातिमा एंड एम अली ये मालतूब के रिलेटिव्स हैं एंड इफ्तिहार इज़ द डायरेक्ट सन ऑफ मालतूब। तो डिफेंडेंट क्या है? मॉर्गेजी। तो यहाँ पे सूट किस पे है कि प्लीज़ डिक्लेयर हर क्लेम इन द प्रॉपर्टी। किसका क्लेम? मालतूब का क्लेम, कि जो मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल मॉर्गेजर की ही है, तो आप ये डिक्लेयर कर दीजिए। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस ये प्रॉपर्टी मालतूब की है, एंड कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला कि मालतूब की है, फिर उसके बाद उसके सन को जाएगी। तो ओनरशिप पे कोर्ट ने कैटेगोरिकली डिसाइड करके बोल दिया। Therefore, के फातिमा एंड एम अली हैड नो शेयर, ये कोर्ट ने बोला। इफ्तियार इज़ द सोल ओनर, जो सन है उसका सोल ओनर है। तो प्लेंटिफ 2 एंड 3 जो यहाँ पे साथ में लड़ रहे थे, पहले को प्लेंटिफ थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ बुरा हुआ है एंड नाउ वी विल गो टू अनदर सूट, फाइल अ सूट अगेंस्ट प्लेंटिफ 1 फॉर दिस प्रॉपर्टी ओनली, इसकी ओनरशिप के लिए जो हमें मॉर्गेज में रखी थी। तो इशू क्या बनते हैं? वेदर दिस सूट इज़ बार्ड। क्यों बार्ड है? सोचिए, क्योंकि मैटर इशू क्या था? टाइटल ऑफ ओनरशिप, ठीक है, सेकेंड सूट में, कि सेकेंड सूट में हमारे प्लेंटिफ 2 एंड 3 गए थे कि जो ये प्रॉपर्टी है जिस पे कोर्ट ने बोला कि सन की है, ये हमारी भी होनी चाहिए। और सूट 1 में क्या मैटर था? सूट 1 में भी ओनरशिप का ही मैटर था। कोर्ट 1 ने ओनरशिप ही डिसाइड करी थी सन के फेवर में, तो इसीलिए वो सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड सूट था वो भी ओनरशिप पे है, फर्स्ट सूट भी ओनरशिप पे है। तो वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल ऑन द को प्लेंटिफ एंड को डिफेंडेंट। इस सिनेरियो में हम को प्लेंटिफ को देख रहे हैं कि पहले ये को प्लेंटिफ थे और अब ये दूसरे सूट में आ गए। पार्टीज़ की पोजीशनिंग डिफरेंट हो गई है कि अब वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, साथ में नहीं। तो कोर्ट ने बोला 4 प्रिंसिपल दिए, दैट देयर मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज़, कि जो फर्स्ट सूट में पार्टीज़ के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। सेकेंड में इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड दैट कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ एंड डिटरमाइन द इशू इन फॉर्मर सूट। और कोर्ट ने बोला वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होना चाहिए इन पार्टीज़ के बीच में कि अगर उसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो फॉर्मर सूट को खुद आप जजमेंट नहीं पास कर सकते, वो रिजॉल्व नहीं होगा जब तक ये इनके बीच का इशू रिजॉल्व ना हो। एंड दैट सच कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन कंक्लूसिवली डिटरमाइंड, कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कोर्ट ने कंक्लूसिवली डिटरमाइन करा है, फाइनली होल्ड एंड डिसाइड करा है। एंड दैट को डिफेंडेंट वर नेसेसरी और फॉर्मर पार्टी इन फॉर्मर सूट। को प्लेंटिफ इस सिचुएशन में वर नेसेसरी और फॉर्मर पार्टी, की उस सूट को रिजॉल्व करने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी था।
उनका अवेलेबल होना ज़रूरी था, उनका सूट में प्रेजेंट होना ज़रूरी था। और अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा को प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, जहाँ पे हम को प्लेंटिफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो इनका इशू था वो कोर्ट ने फर्स्ट सूट में ही रिजॉल्व करा कि ओनरशिप सिर्फ इफ्तिहार की है, और इनका जो इशू था वो कंक्लूसिवली भी डिसाइड हुआ और ये नेसेसरी पार्टीज भी थी। सो नाउ वी मूव टू ऑर्डर 2, जिसमें हम रूल 1 एंड रूल 2 पढ़ेंगे। रूल 1 इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रेमिंग ऑफ सूट, कि बोल रहे हैं कि अगर कि सूट को ऐसे प्रैक्टिकली फ्रेम करना चाहिए कि जितने भी ग्राउंड्स पॉसिबल हैं उस केस के लिए वो एक ही साथ लाओ ताकि फर्दर लिटिगेशन ना हो। एंड रूल 2 इज़ ब्रॉडनिंग ऑन दैट आइडिया। रूल 2 का मार्जिनल हेडिंग विच इज़ सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम की बात है, कि सूट को जितना भी क्लेम अवेलेबल है एक प्लेंटिफ को वो साथ में लाना चाहिए एक ही सूट में, सब्सिक्वेंट सूट में नहीं जा सकते। तो रूल 2 का सब रूल 1 बोल रहा है एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम, कि प्लेंटिफ को सारा क्लेम साथ में लाना चाहिए। And plaintiff is entitled to make in respect of the case of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. कि देखो प्लेंटिफ को सारा क्लेम साथ में लाना है एक सूट में, वो एक एक करके नहीं ला सकता कि एक इस सूट में लाया फिर दूसरे सूट में लाया, नहीं, जितने भी क्लेम्स है उसको साथ में लाने हैं। बट प्लेंटिफ हैज़ दिस फ्रीडम कि वो रेलिंक्विश मतलब वो लेट गो कर सकता है अपना कुछ पार्ट ऑफ सूट का। हमने बात करी थी कि हाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन, हमने जब रेस सब जुडिस और जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे थे हम उस लेक्चर में हमने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली का 20 लाख to 2 करोड़ का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है। सपोज प्लेंटिफ का प्लेंटिफ का क्लेम है 2.5 करोड़ एंड बट प्लेंटिफ को हाई कोर्ट में ही जाना है, तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, कैन लेट गो ऑफ दैट पार्ट ऑफ क्लेम, उसको 2 करोड़ कर सकता है और इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, और ये वैलिड है। इवन दो प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये एग्जाम्पल नहीं बैठेगा, कोई 2.5 नहीं करेगा, 2.5 से 2 नहीं करेगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सब रूल 2 इज relinquish ऑफ पार्ट ऑफ हिज क्लेम। relinquish मतलब अगेन लेट गो, where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally let go any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। ये अगर उसने intentionally या फिर कैसे भी सिचुएशन में उसने अपना क्लेम लेट गो करा है, एक सूट में सिर्फ वो थोड़ा ही क्लेम लाया है, तो ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड कि उसको ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, ही हैज़ नो राइट टू ब्रिंग सच क्लेम इन एनी अदर सूट, कि जितना क्लेम उसने लेट गो कराया ओमिट कराया वो उतना क्लेम वो वापस नहीं क्लेम कर सकता किसी भी सूट में। सब रूल 3 इज ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ द सेवरल रिलीफ। अगर बहुत सारे क्लेम्स अवेलेबल हैं एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे, तो प्लेंटिफ को सारे लाने हैं, अपने होल ऑफ क्लेम सारे क्लेम्स लाने हैं, सारे रिलीफ्स लाने हैं, ठीक है। बट इफ ही ओमिट्स एंड ही इज ओमिटिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, परमिशन ऑफ द कोर्ट टू स्यू फॉर ऑल सच रिलीफ, कि उसने ओमिट करा है अपनी 4 रिलीफ थी, उसने 3 रिलीफ लाया, चौथी रिलीफ उसने ओमिट कर दी, बट ही हैज़ डन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो ये वैलिड है एंड ही कैन नाउ क्लेम फॉर दैट रिलीफ आफ्टरवर्ड्स इन द लेटर ऑन पार्ट ऑफ द सूट। तो रेस जुडिकाटा और ऑर्डर 2 रूल 2 में थोड़े डिफिकल्टीज या कन्फ्यूजन हो सकती है। इसको हटाने के लिए आई हैव ब्रॉट डाउन दिस वेरी सिंपल टेबल कि रेस जुडिकाटा इज टॉकिंग अबाउट हाउ प्लेंटिफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में प्रॉब्लम होती है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में या फिर होल आइडिया ऑफ रेस जुडिकाटा इज टॉकिंग अबाउट हाउ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ हैज़ द ड्यूटी टू ब्रिंग द फॉरवर्ड द ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक और डिफेंस इन द केस, कि पूरा केस है वो साथ में लाना है। लेकिन ऑर्डर 2 रूल 2 सिर्फ पहली बात प्लेंटिफ की बात कर रहा है और सिर्फ वो क्लेम्स की या रिलीफ्स की बात कर रहा है कि जितने भी क्लेम्स या रिलीफ आर फ्लोइंग आउट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन शुड बी ब्रॉट इन वन सूट ओनली। एंड रेस जुडिकाटा का सेकेंड चीज़ है कि इट इज़ रेफरिंग टू बोथ पार्टीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, बट ऑर्डर 2 रूल 2 इज रेफरिंग ओनली टू प्लेंटिफ एंड बार्स द सूट वेयर प्लेंटिफ हैज़ relinquished अ क्लेम या फिर लेट गो ऑफ अ क्लेम, ओमिटेड अ क्लेम, तो वो क्लेम वापस सॉर्ट नहीं कर सकता है दूसरे केस में।
हमारा इसका आखिरी केस है इस लेक्चर का और O2R2 से रेलेवेंट केस है ये, CA बालाकृष्णन वर्सेस कमिश्नर कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास 2003। इसके फैक्ट्स आर वेरी सिंपल। ए पर्सन है CA बालाकृष्णन विच वाज हियर, उसकी कैंटीन थी। MCD ने क्या किया, नॉट MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया, उस कैंटीन को सील कर दिया। तो A डिड, A फाइल अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब किसी पार्टी को रोकना। तो A ने बोला कोर्ट को कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप परमानेंटली रोकिए, एक सूट में जिसने फाइल किया कि एंड मैनी एप्लीकेशन ऑफ फाइल बाय द पार्टी, एग्जाम्पल टू लेट द स्टॉक इन द कैंटीन टू बी टेकन आउट। तो पार्टी ने बोला कि जितने भी रिलीफ उसको मिल रहे थे कि उसको स्टॉक लेके जो जितना भी कैंटीन में स्टॉक है उसको वो एटलीस्ट निकालने दो, और ये जो पहली बार जो आपने सील करा है वो ऑर्डरली हटा दो, परमानेंट इंजंक्ट कर दो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो जो सूट 1 था इट वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ ए, बट सूट 2 में ए ने क्या किया, ही नाउ क्लेम्ड एग्जेम्पलरी डैमेजेस। एग्जेम्पलरी डैमेज मतलब इट्स अ टाइप ऑफ डैमेज कि जहाँ पे द कोर्ट इज ट्राइंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग कि किसी के साथ बुरा हुआ है, तो कोर्ट इज़ मेकिंग एन एग्जाम्पल कि ऐसा वो दोबारा ना करे, और पूरी सोसाइटी को भी एग्जाम्पल होता है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो ऐसा ना करे, क्योंकि एग्जेम्पलरी डैमेजेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक रिलीफ सूट मतलब पर्सन ए ने सूट 1 में एक रिलीफ ऑलरेडी मांग ली थी, सूट 2 में वो दूसरी रिलीफ लेके आया। तो वेदर द सेकेंड सूट इज़ बार्ड, येस इट इज़ बार्ड, क्योंकि हमने ऑर्डर टू रूल 2 में पढ़ा था कि जितनी भी रिलीफ्स हैं आपको साथ में लानी है, आप दूसरे सूट में नहीं ला सकते, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट। तो जस्ट फिनिश द होल लेक्चर एंड द होल लेक्चर सीरीज़ जो हमारी छोटी सी थी रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा की, हम इनके बीच की बात कर रहे हैं। तो मैं बेयर एक्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स उठा के मैंने यहाँ लिख दिए हैं साइड बाय साइड इस टेबल में, यहाँ पे बेयर एक्ट से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करे हैं मैंने, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कितना सिमिलैरिटीज़ है और कहाँ कहाँ डिफरेंसेस है, नुआंसेस कहाँ कहाँ है। नुआंसेस मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस इधर आपको दिख जाएंगे। दिस इज बेयर एक्ट रीडिंग अगेन। तो रेस सब्जुडिस में जो हमारे सेक्शन 10 है, इट इज़ नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। ये एक सूट की बात कर रहा है। तो रेस सब जुडिकाटा विच इज सेक्शन 11, इट इज़ टॉकिंग अबाउट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। तो अगर इशू भी कोई ऐसा है जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, उस इशू को आप नहीं ला सकते। वो इशू पे सिर्फ वो इशू पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। बाकी आप में सूट में जितने बाकी अदर इशूज़ हैं, यू कैन मूव ऑन एंड कंटिन्यू विद द ट्रायल। ठीक है। सेकेंड है हमारा इशू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली बोथ प्रीवियस सूट में एंड सब्सिक्वेंट सूट में, दोनों में जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन्वॉल्व है। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू है। पार्टी सेम होनी चाहिए, सेम पार्टी सेम टाइटल। यहाँ पे प्रीवियस कोर्ट जो है हमारा जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, कॉम्पिटेंसी इज टू कि they have the jurisdiction to grant the relief which is claimed in the subsequent suit। प्रीवियस कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन होनी चाहिए। रेस जुडिकाटा में कॉम्पिटेंसी ये है कि टू कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, कि प्रीवियस कोर्ट शुड बी एबल टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच द इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। अगेन मैंने जैसे बोला था कि सूट और इशू दोनों पे रेस जुडिकाटा लगता है, तो यहाँ पे वो सब्सिक्वेंट सूट को हैंडल करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, या फिर इशू जो भी रेज किया है उसको भी हैंडल करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए रेस जुडिकाटा लगने के लिए। एंड अगेन द मेजर डिफरेंस इज कि दैट प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन रेस सब्जुडिस एंड द प्रीवियस सूट हैज बीन फाइनली heard and finally decided in res judicata. And with that we will end our discussion on this concept. Thank you.